नमस्कार। प्रतिध्वनि में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन कुमार। आज बात करते हैं भारतीय सेना के एक ऐसे अधिकारी की जो ब्रिटिश भारत में 1942 में सेना के किंग्स कमीशन से ऑफिसर बना, जहां उसकी पोस्टिंग बर्मा के मरचीना में हुई। फिर सिंगापुर और मलेशिया की सेनाओं पर भी वे लड़े। पंजाबी, फारसी, उर्दू, गोरखाली, बंगाली, हिंदी और अंग्रेजी 7 भाषाओं के जानकार 5 फीट 8 इंच के दुबले पतले इस सैन्य अधिकारी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपना सैन्य करियर शुरू किया था। आज़ादी के बाद 1947-48 में कश्मीर घाटी में पाकिस्तानी घुसपैठ के बाद युद्ध में भी इन्होंने भाग लिया, जहां ब्रिगेडियर उस्मान इनके स्टाफ ऑफिसर थे। फिर चीन के साथ 1962 के युद्ध में वे तेजपुर, तो पाकिस्तान से 1965 के युद्ध में पूंछ में थे। वे ऐसे सैन्य अधिकारी थे जिनका प्रमोशन लेफ्टिनेंट कर्नल से कर्नल में नहीं, सीधे ब्रिगेडियर के पद पर हुआ था। 1969-70 में जब पूर्वी बंगाल का आंदोलन पाकिस्तान से अलग होने को शुरू हुआ और पाकिस्तान के विरुद्ध जोर पकड़ रहा था, भारत सरकार ने इसमें अपने हस्तक्षेप करने की नीति बनाई। इस समय यह सैन्य अधिकारी नागालैंड में पोस्टेड थे। सेनाध्यक्ष जनरल सैम मानेकशॉ को इनकी याद आई और इन्हें दिल्ली बुलाकर मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षित करने का दायित्व इन्हें सौंपा गया, जो पूरी तरह गुप्त मिशन था। इस दौरान अपनी धार्मिक मान्यताओं के परे जाकर इन्होंने अपनी पगड़ी उतारी, बाल मुड़वाए और मुसलमान का रूप धारा। इनके नेतृत्व में प्रशिक्षण में पाकिस्तानी सेना छोड़ने वाले मेजर जियाउर रहमान, जो बाद में बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने, तथा मोहम्मद मुश्ताक, जो बाद में बांग्लादेश सेना के सेनाध्यक्ष बने, ने भी ट्रेनिंग ली थी। इस दौरान वे इतने गुप्त मिशन पर थे कि अपने परिवार तक से इनका पत्राचार नहीं होता था। इनके इस मिशन का ऐसा असर रहा और ऐसा छापामार युद्ध की रणनीति इन्होंने बनाई कि 71 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं रह गई थी, क्योंकि युद्ध के मोर्चे पर वह पर्याप्त सैन्य उपकरण और अपनी सेना को रसद तक नहीं पहुंचा पा रही थी। बांग्लादेश के इस युद्ध में उनकी सेवा के लिए उन्हें विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। इसके पूर्व अति विशिष्ट सेवा मेडल से भी ये सम्मानित हो चुके थे। इसके बाद इनकी तैनाती उत्तर प्रदेश के बरेली में हुई, जहां सैन्य खरीद की एक ऑडिट रिपोर्ट में इन्हें गड़बड़ी का पता चला। जनरल सावेग ने अपने बड़े अधिकारियों से इस संबंध में बात की और उन्हें कार्रवाई करने को कहा, पर अधिकारियों से बात नहीं बनते देख इन्होंने इसकी तह तक अपने स्तर से जाने की कोशिश की और यहीं से इस सैन्य अधिकारी का कैरियर अचानक ढलान पर आया। अधिकारियों ने इन्हें बिना मुकदमा चलाए, बिना कोर्ट मार्शल की कार्रवाई किए रिटायरमेंट से मात्र 1 दिन पहले इन्हें बिना किसी कारण के बर्खास्त कर दिया। बाद में इन पर सरकारी आवास में तरकारी की खेती करने, घर बनाने, दूसरे के नाम पर गाड़ी खरीदने जैसे कुछ आरोप लगाकर सीबीआई को सुपुर्द कर दिया गया। सीबीआई की इन पर जांच चली। सीबीआई की अदालत में इन्होंने कई वर्षों तक, 3-4 वर्षों तक मुकदमा लड़ा। इस दौरान अपने सेना के बड़े अधिकारियों से लेकर दिल्ली दरबार के मंत्रियों तक इन्होंने अपनी फरियाद लगाई और अपना पक्ष रखने का एक मौका देने का अनुरोध किया, पर कहीं इसकी आवाज़ नहीं सुनी गई। जहां लगभग 3 वर्ष के बाद सीबीआई की लखनऊ की विशेष अदालत ने इन पर लगाए गए सभी आरोपों को मनगढ़ंत झूठी करार देकर 1984 में इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। पर जीवन भर देश और सेना को देने वाला के बावजूद इस तरह की कार्रवाई ने इनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। इन्होंने अपने आप को अपमानित करने का महसूस किया और उसी दौरान पंजाब में सिख आतंकवाद का दौर था। भिंडरावाले आतंकवादियों के नेता थे और जनरल सावेग उनके संपर्क में आ गए। स्वर्ण मंदिर जहां आतंकवादियों का कब्जा था, भिंडरावाले ने इन्हें स्वर्ण मंदिर की रक्षा का दायित्व सौंपा। मात्र 3 महीनों में देश की सेना पर लड़ने वाला
उन आतंकवादियों को ऐसा प्रशिक्षित किया और ऐसी व्यूह रचना की कि जब 5 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हुआ तो भारतीय सेना पैदल जाने में इतना अधिक इंजोर्ड होती गई कि आखिर सेना को टैंक का सहारा लेना पड़ा। इस विद्रोही जनरल ने एक ऐसा तहखाना तैयार कर दिया था जहां बैठकर आराम से हथियार चलाए जा सकते थे और वह किसी न किसी सैनिक को लगता है। यहाँ तक कि सैनिक रेंग कर भी नहीं जा सकते थे क्योंकि वह गोली उनके तब सिर में लगी। इनकी व्यूह रचना का ही असर था कि इस अभियान में 83 भारतीय जवानों की मौत हुई थी और 273 से अधिक जवान घायल हुए। कहा गया कि जब इसी तहखाने में 6 जून 1984 को इनका शव मिला था तो इनके हाथों में तब भी इनकी कार्बाइन थी। इनके परिवार के अनुसार इनका शव भी इनके परिवार को नहीं सौंपा गया और उनकी अंत्येष्टि कहाँ और कैसे किस स्तर पर हुई किसी को नहीं पता। तो इस तरह पहले भारत के दुश्मनों से और फिर अपने ही देश की सेना से लड़ते हुए अंतिम सांस लेने वाला यह कुशल रणनीतिकार सैन्य अधिकारी का अंत हुआ। पर आखिर क्यों वह परिस्थिति आई कि एक जनरल को अपना पक्ष रखने तक की अनुमति नहीं मिली और न तो इसकी कहीं सुनवाई हुई, जबकि सीबीआई की अदालत ने उन्हें बाइज्जत बरी भी किया और देश के दुश्मनों से लड़ने वाला वह नायक अपने ही देश की सेना से लड़ने वाला खलनायक क्यों बना। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले अंक में। चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और अपनी प्रतिक्रिया देने का कष्ट करेंगे। नमस्कार।